अमरावती समेत राज्य में अंतरधर्मीय विवाह के मामले काफी बड़े हैं। इस तरह के मामलों में लव जिहाद से भी जोड़ा जा रहा है। इसलिए अब लव जिहाद के मामले में रोक लगाने के लिए एक विधेयक शीतकालीन अधिवेशन में पेश किया जाएगा। इस संबंध में विधायक प्रवीण पोटे ने जानकारी दी। विधायक पोटे ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर बड़ा नेटवर्क चलाया जा रहा है। राज्य में गरीबों की बेटियों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में इजाफा हुआ है। मेलघाट, अकोला, अमरावती में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। इसे रोकने की जरूरत है। इसलिए राज्य में लव जिहाद जैसे मामलों को रोकने के लिए राज्य में एक कानून बनाने की जरूरत है। इसीलिए शीतकालीन अधिवेशन में इस मुद्दे पर विधेयक लाया जाएगा। विधायक प्रवीण पोटे ने कहा कि कई बार ऐसे मामले दबाए जाते हैं। अमरावती में बीते एक साल में कई मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से कुछ मामलों में लव जिहाद का आरोप लगाया गया, लेकिन मामले में अधिक जांच नहीं हुई। जबकि राज्य में कई ऐसे संगठन हैं जो फर्जी दस्तावेजों पर शादी करवाते हैं। इन सब पर भी रोक लगाना जरूरी है। आज आंतरजातीय विवाहाच्या नावावरती मोठ्या प्रमाणामध्ये लव जिहादचा एक कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणात चालत आहे। आज अमरावतीमध्ये पाहायला ना तुम्ही आज काल 2 दिवसाच्या आधी नाशिकमध्ये फार मोठ्या प्रमाणात एक झाला आहे। अकोला असो, आपल्या मेळघाटात म्हणा की मोठ्या प्रमाणामध्ये आदिवासींच्या मुलींना मोठ्या प्रमाणामध्ये लव जिहादची जी लोक आहेत मंडळी प्रामुख्याने त्यांना नेण्याचा प्रयत्न नंतर होत आहे। आपण जर पाहिलं तर अमरावतीमध्ये जे उमेश कोल्हेंचं जे हत्याकांड झालं त्यामध्ये जो त्यातला आरोपी होता त्या आरोपीने मोठ्या प्रमाणामध्ये इंदोरमध्ये लव जिहादला प्रोत्साहित करण्यासाठी मोठं काम केलेलं आहे आणि त्याचप्रमाणे याने अनेक कामं अशा पद्धतीने केली आहे। मला असं वाटतं की आम्ही सगळे आमदार म्हणून या विधेयक मांडणार आहे शासनाकडे। अमरावती शहर के नागपुरी गेट थाना अंतर्गत पुलिस ने छापा मारकर कत्लखाना पहुंचाने के लिए छुपाकर रखे गए 163 गोवंश को मुक्त कराया था। बड़ी कार्रवाई में पुलिस ने 11 आरोपियों को भी पकड़ा था। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने इस पूरे मामले में इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश कर इस कारोबार से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। अमरावतीमध्ये काल ताजनगरला पोलिसांनी छापा टाकला आणि 168 गोवंश पकडले गेलं। यामध्ये सगळ्यात जास्त गायी होत्या, 88 गायी, 55 वासरं आणि लहान लहान वासरं, आणि हे कत्तलीसाठी आणल्या गेलेले होते। एका गोडाऊनमध्ये कोंबून ठेवलं होतं, अर्धमेले झालेले होते। हा छापा टाकला याच्याबद्दल अमरावती पोलिसाचं कमिशनर ऑफ पोलीस आरती सिंग यांचं मी निश्चित अभिनंदन करतो। परंतु मागच्या 2.5 वर्षामध्ये ही जनावरांची कत्तल सातत्यानं होत होती। आता पोलीस तेच आहे, फक्त गृहमंत्री बदलले आहे आणि त्यामुळं ही कारवाई झाली, ती निश्चितच स्वागतार्ह आहे। परंतु हे जनावरं आले कुठून, यांना अमरावती शहराच्या हद्दीमध्ये कसं येता आलं, यामध्ये कोण दोषी आहे, या जनावराचा मूळ स्रोत या राज्यातून आहे की दुसऱ्या राज्यातून, याचाही शोध आरती सिंह यांनी घ्यावा। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के आष्टी में दिव्यांग महिला से सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने महिला को इस संबंध में शिकायत करने पर और उसे और उसके परिवार को जान से मारने की भी धमकी दी थी। इस मामले में पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराया गया है। अमरावती जिले के भातकुली तहसील के आष्टी गांव में दिव्यांग महिला किसान अपने खेत में काम कर रही थी। तभी सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी विजय दहातोंडे शराब के नशे में वहां पहुंचा और महिला किसान से मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी विजय ने बड़ी ही बेरहमी से महिला को पीटा था। इस घटना के बाद महिला ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस मामले में पुलिस जाँच पड़ताल कर रही है। वैसे इस घटना से ग्रामीणों में काफी रोष है। मी वनिता संतोष इंगळे, मी विजू दातोंडेच्या वावरात सर्व वेचायला गेलती, पण तो आला आणि दारू पिऊनच होता तो आला आणि मारतच बसला मला। मी अपंग असल्यामुळे धावू शकली नाही, बाकीच्या बाया पळून गेल्या। राज्य सरकार ने हाल ही में विकलांग व्यक्तियों के लिए एक अलग मंत्रालय की घोषणा की है। इस निर्णय का स्वागत करते हुए विकलांग भाइयों और प्रहार के कार्यकर्ताओं ने अमरावती में जल्लोष किया। इस जश्न में विधायक बच्चू कड़ू भी मौजूद थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बच्चू कड़ू को कंधे पर लेकर जश्न मनाया।
प्रहार के अध्यक्ष एवं विधायक बच्चू कडू पिछले कई सालों से विकलांगों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग को आखिरकार शिंदे फडणवीस सरकार ने स्वीकार कर लिया है। विधायक बच्चू कडू सहित सैकड़ों दिव्यांग भाइयों ने अमरावती के संत गाड़गे बाबा मंदिर में पटाखे फोड़कर और ढोल नगाड़े बजाकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान बच्चू कडू ने कहा कि विकलांग मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला तो खुशी होगी। यह शिंदे फडणवीस सरकार का क्रांतिकारी फैसला है। बच्चू कडू ने यह भी कहा कि मैंने कई आंदोलन किए ताकि अंततः इसे पूरा किया जा सके, इसलिए विकलांग व्यक्तियों के मंत्रालय की खुशी हमारे लिए बहुत बड़ी है। एकनाथजी शिंदे आणि देवेंद्रजीचा आभार मानण्यासाठी हा जल्लोष आहे। दिव्यांगांनी 25 वर्षाचा केलेले हे कष्ट, त्यांनी केलेलं आंदोलन, त्यांनी जे काही सगळा हा उद्याव्याप सगळा अंगावर घेतला, माझ्या नेतृत्वावर त्यांनी विश्वास ठेवला आणि ते दिव्यांग मंत्रालय आज महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य ठरलं। पण पूर्ण राज्यभर आता जल्लोष सुरू आहे। एक नवीन ऐतिहासिक घटना या फक्त 100 दिवसात शिंदे सरकारनं केली, म्हणून हा जल्लोष आहे। अतिशय आनंद होईल का जो कार्यकर्ता दिव्यांगाच्या आंदोलनासाठी ज्यानं लाठी खाल्ली, 350 गुन्हे दाखल करून घेतले, तोच कार्यकर्ता उद्या दिव्यांगाचा मंत्री होत असेल आणि मी सेवक म्हणून काम करेल तर माझ्या आयुष्यासाठी ही सर्वात मोठी घटना असेल। दिव्यांग हे देशातलं पहिलं मंत्रालय आहे जे महाराष्ट्र राज्यात साकार होत आहे। वाटतं पहिले 600 ते 500 कर्मचारी याच्यात आता अंतर्भूत केल्या जाईल। एक सचिव नव्यानं भेटेल, नव्यानं मंत्री भेटणार आणि यासोबत आपण पाहतो की जिल्ह्याला जे कार्यालय नव्हतं, जिल्ह्याला एक भवन असेल, जिल्ह्याला किमान 3 ते 4 कोटी रुपये खर्च करून एक दिव्यांग भवन आणि त्याच्यात पुनर्वसन केंद्र आणि तिथंच कार्यालय असणार आणि सगळे जे काही लहान लहान गोष्टी आहे ज्या मागं राहिल्या होत्या, अल्पसंख्याकांची संख्या ही 1.5 कोटी आहे तरी अल्पसंख्याक मंत्रालय होतं, आदिवासी बांधवांची संख्या कमी होती तरी आदिवासी मंत्रालय झालं, ते चांगलंच केलं। पण दिव्यांगाची संख्या ही 2.5 ते 3 कोटी असताना सुद्धा ते थांबलं होतं आणि म्हणून हा पहिला पायंडा महाराष्ट्र राज्य सरकारनं हा छत्रपती शाहू महाराजाचा, गाडगे बाबाचा, तुकडोजी महाराजांचा, तुकारामाचा, ज्ञानेश्वराचा महाराष्ट्र आहे, तो समतेचा आणि तितक्याच विचाराचा आहे, पुन्हा महाराष्ट्रानं दाखवलेला आहे आणि म्हणून शिंदे सरकारचा आणि शिंदे साहेबांचा आणि फडणवीसांचा मी आभार मानतो। अकोला की नायगांव डंपिंग साइट के मार्ग पर अकोटफैल क्षेत्र में मुख्य सड़क के दोनों ओर स्थानीय निवासियों द्वारा अतिक्रमण किए जाने से काफी परेशानी होती है। इस अतिक्रमण को हटाने के लिए मनपा प्रशासन ने कार्रवाई की। अकोला शहर के कोने कोने से कूड़ा उठाने वाले वाहन और ट्रैक्टर नॉर्थ जोन के नायगांव स्थित डंपिंग ग्राउंड में कचरा जमा करते हैं। इन वाहनों के लिए अकोटफैल से लेकर अंबेडकर चौक होते हुए डंपिंग ग्राउंड तक चौड़ी सड़क उपलब्ध थी, लेकिन वहां स्थानीय नागरिकों ने पिछले कुछ दिनों से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण कर लिया है। इससे यातायात में काफी परेशानी हो रही थी। सड़क के किनारे ही दुकान लगाए जाने से मार्ग पर वाहनों को आने जाने में काफी परेशानी हो रही थी। कई बार तो इससे लेकर विवाद भी हुआ था। यहाँ सड़क के दोनों ओर कंक्रीट की दुकानें और दीवारें खड़ी कर दी गई हैं। साथ ही सड़क किनारे ठेले पर सामग्री बेची जा रही थी। मनपा आयुक्त कविता द्विवेदी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिक्रमणों को गिराने का आदेश जारी किया, जिसके बाद यहां कार्रवाई कर अतिक्रमण हटाया गया। अकोला जिले के हिवरखेड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक पेड़ गिर गया। इस पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति जख्मी हुआ है, जबकि एक गाड़ी नुकसान हुई है। अकोला जिले के हिवरखेड़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में अचानक से एक पेड़ गिर गया। इस दौरान पेड़ के नीचे दबने से अशोक पवार जख्मी हुआ है, उसे गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे के बाद तत्काल उपचार के लिए ले जाया गया। फिलहाल स्थिति सामान्य है। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। वैसे अकोला गांव के नारायण ढोकने की गाड़ी भी दब गई, जिससे इन्हें आर्थिक नुकसान हुआ है। अकोला जिले में कोरोना काल में शुरू किए गए 70 मीट्रिक टन लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता वाले प्लांट बंद हो गए हैं।
कोरोना के संकट के समय में ऑक्सीजन ही संजीवनी का काम कर रहा था। उस समय ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए हर एक जिले में बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी को रोकने के लिए भंडारण क्षमता विकसित की गई थी। इसका उद्देश्य हवा से लगभग 10 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन करना था। जिले के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में लगा ये ऑक्सीजन प्लांट कोविड मरीजों के लिए संजीवनी था, लेकिन अकोला जिले में ऑक्सीजन पैदा करने वाले 8 PSA रखरखाव के अभाव में बंद हो गए हैं। इनमें जिला महिला अस्पताल तिल्हारा, 3 सर्वोपचार अस्पताल मूर्तिजापुर, अकोट, बार्शी टाकली और बालापुर में एक प्लांट लगाया गया था। इनमें सर्वोपचार अस्पताल में PSA के 2 प्लांट बंद है। ग्रामीण अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट का ही सफल परीक्षण किया गया, लेकिन उसके बाद इस प्लांट को फिर से शुरू नहीं किया गया। अधिकांश PSC संयंत्रों के बंद होने से ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता ठप हो गई है। अकोला जिले में मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम 8 दिसंबर तक चलेगा। अकोला के जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी नीमा अरोड़ा ने पत्र परिषद में इस संबंध में जानकारी दी। इसी दौरान उन्होंने बताया कि अंतिम मतदाता सूची 5 जनवरी को जारी की जाएगी। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पूर्ण निरीक्षण कार्यक्रम 9 नवंबर से शुरू किया गया है। साथ ही जिले की एकीकृत प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी नीमा अरोड़ा ने बताया कि इस प्रारूप मतदाता सूची के दावों एवं आपत्तियों का निराकरण कर 5 जनवरी को जिले की अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी। अमरावती विभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए नया मतदाता पंजीकरण कार्यक्रम को बढ़ा दिया गया है और स्नातक मतदाता पंजीकरण नामांकन दाखिल करने के अंतिम दिन तक किया जा सकता है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि स्नातक मतदाता पंजीकरण के लिए जिले में 7 नवंबर तक 23,524 आवेदन प्राप्त हुए थे। मी आपल्या सर्वांना या माध्यमातून सांगू इच्छितो की विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 हा सुरू झालेला आहे। 9 नोव्हेंबर ते 8 डिसेंबर असा याचा कालावधी आहे। 9 नोव्हेंबरला आपण प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध केलेली आहे। जर या प्रारूप मतदार यादीत आपलं नाव नसेल किंवा काही शंका असेल, काही दावा हरकत दाखल करायची असेल तर आपण 8 डिसेंबरपर्यंत ती करू शकता। त्यावर निर्णय घेण्याचा दिनांक 26 डिसेंबरपर्यंत आहे व 5 जानेवारी 2023ला अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध होणार आहे। तर आपल्या माध्यमातून मी सर्व मतदारांना विनंती करतो की आपण मतदार नोंदणीत मोठ्या हिरिरीने आणि उत्स्फूर्तपणे सहभाग नोंदवावा आणि आपली मतदार नोंदणी करावी। नव मतदार असतील, महिला असतील, दिव्यांग असतील, या सर्वांसाठी येत्या काळामध्ये आपण विशेष शिबिरं घेणार आहोत। 19 नोव्हेंबर, 20 नोव्हेंबर, 3 डिसेंबर, 4 डिसेंबर या 4 दिनांकाला विशेष आपली शिबिरं होणार आहेत मतदार नोंदणीची। तर आपण मतदार नोंदणी मोठ्या प्रमाणात करावी असं मी आपल्या सर्वांना जाहीर आवाहन करतो। तसेच एक भारत निवडणूक आयोगाचा जो एक विशेष ड्राईव्ह चालू आहे, ज्यात मतदार नोंदणीशी आपला आधार क्रमांक लिंक करायचा आहे। तर आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून म्हणजे मला सर्व लोकांना, सर्व मतदारांना विनंती आहे की आपण आपली आधार नोंदणी ही करून घ्यावी व मतदार यादीशी तो आधार नंबर आपला लिंक करावा, जेणेकरून मतदार यादीतील जी डुप्लिकसी आहे, जे रिपिटेशन होतं, बोगस मतदान होतं, ते होणार नाही व आपलं मतदान हे कुठल्याही पद्धतीने आपल्या नावाखाली बोगस मतदान होणार नाही। तरी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून मला आवाहन आहे अकोल्यातील सर्व मतदारांना की आपण मतदार यादीशी आपला आधार क्रमांक जोडणी करून घ्यावी व या संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमामध्ये मतदार नोंदणी करावी। धन्यवाद। भारत जोड़ो यात्रा के नियोजन के लिए शेगांव पहुंची कांग्रेस नेता यशोमती ठाकुर के निशाने पर सत्ता पक्ष है। उन्होंने जितेंद्र आव्हाड के मामले पर सवाल उठाया कि राज्य लोकशाही है या हिटलरशाही। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने हमेशा इतिहास को मरोड़ने का प्रयास किया है। यशोमती ठाकुर ने नवनीत राणा को सुरक्षा मुहैया कराने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने विदर्भ दौरे पर गई भाजपा नेता चित्रा वाघ पर भी निशाना साधा। चित्राताई ये विचित्राताई है, ये सबको मालूम है, यह बयान काँग्रेस नेता यशोमती ठाकुर ने दिया है। आता चित्राताईंबद्दल मला तुम्ही का बोलायला लागतायत? त्या विचित्रताईच आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे। लोक किती येतील हे मी आज सांगू नाही शकत, पण मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद आहे। आवर्जून लोक आम्हाला विचारतात कुठे सभा आहे, काय सभा आहे, तर ते ग्राउंड तर ओव्हरफ्लो होईल अशी अपेक्षा आहे। नियोजन कुठपर्यंत झालं आहे? नियोजन झालं आहे तर तुम्ही बघताय स्टेजेस तयार होत आलेला आहे। ऑलमोस्ट बाकी सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहे। प्रत्येक जिल्ह्याशी कोऑर्डिनेशन झालेलं आहे। उत्स्फूर्त प्रतिसाद या ठिकाणी आम्हाला मिळतो आहे। इथेच काय सगळीकडेच, म्हणजे आता काल मी राहुलजींच्या पदयात्रेमध्ये होते, कुठून कुठून युवक, कुठून कुठून
वेगळे वेगळे सेक्शनमधले सिव्हिल सोसायटीजमधले सगळी मंडळी येत आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद त्यांना मिळतो. आता अरेरावी करायची म्हटली तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अरेरावी खरं होते आहे. मला समजत नाही आहे की ही लोकशाही आहे की हिटलरशाही आहे. बिलकुल लोकशाहीच्या सारखं काहीच सुरू नाही आहे. कारण तुम्हाला माहिती आहे आमच्या जिल्ह्यामध्ये पण एक खासदार आहे ज्यांचं वॉरंट निघालं, ज्यांना कोर्टाने तंबी दिली आणि तरी पण त्यांच्यावर एवढं प्रोटेक्शन होतं आहे. आणि इथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विषयावर जर एखाद्या आमदाराला, एखाद्या माजी मंत्र्याला, एखाद्या लोकप्रतिनिधीला आणि समाजातमधल्या वेगळ्या वेगळ्या लोकांना जर वाटलं की आम्हाला इथे विरोध करावासा वाटतो आहे, कारण इतिहास मोडतोड करण्याचं काम मोठ्या प्रमाणामध्ये RSS आणि भाजप वाले नेहमीच करतात. खबरों का सिलसिला आगे यूं ही जारी रहेगा. आप देखते रहिए UCN न्यूज़. नमस्कार.